हाय एवरीवन। तो वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है जैक बोर्ड सीरीज के सेकंड लेक्चर में। और आज हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे मॉडल सैंपल पेपर का उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी आ रखा है और उस लेक्चर में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी को, तो पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये जरूर हेल्प करेगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा ही सिंपल सवाल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड को, ठीक है, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, यहां पे दो टेंडेंसी डेवलप करता है। आइदर मेटल रॉड से मेटल एटम जो है वो आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, या सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल रॉड में डिपॉजिट होंगे। इन दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम के समय पे सॉल्ट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक चार्ज का सेपरेशन आएगा और उसी चार्ज का सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होगा ना वहां पे पोटेंशियल डेवलप करेगा। और चूंकि ये चार्ज का सेपरेशन इलेक्ट्रोड के अलॉन्ग हो रहा है, इसीलिए इस पोटेंशियल को हम और आप किस नाम से बुलाएंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। क्या बोले, बात को समझो। डेफिनेशन तो आप लोग याद कर लोगे, बट अगर मेरे वीडियो पे आए हो तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आराम से समझाया जाएगा। हम रट्टाफिकेशन टेक्निक पे कम बिलीव करते हैं और समझाने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। देखो, हम क्या बोले कि जब भी किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो यहां दो टेंडेंसी डेवलप करेगा। क्या क्या डेवलप करेगा? इस रॉड में जो मेटल एटम है वो मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाए, या फिर दूसरा टेंडेंसी क्या डेवलप करेगा, यहां पे जो मेटल आयन होगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में भी मेटल आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपॉजिट करने लगे। अब इन दोनों ही केस में क्या होता है कि मेटल रॉड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज का सेपरेशन होगा, और जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होगा वहां पे क्या डेवलप करता है? पोटेंशियल डेवलप करता है। और इसी पोटेंशियल को हम किस नाम से बुलाएंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि अब की बार जो चार्ज का सेपरेशन है वो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हुआ है, तो पोटेंशियल भी कहां पे डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोड पे डेवलप करेगा। इसी वजह से इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा, बातों को समझिए। ठीक है, whenever, ठीक है, when metal rod is dipped in its own salt solution, in its own salt solution, ठीक है, टू टेंडेंसी डेवलप्स, तो दो टेंडेंसी डेवलप करता है। और वो दो टेंडेंसी क्या क्या है? पहला टेंडेंसी ये है कि एटम फ्रॉम मेटल रॉड jumps into salt solution in the form of ion, क्या? आयन। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन will become positively charged, बात समझे? ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोड
will become negatively charged, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और दूसरा टेंडेंसी क्या डेवलप हो सकता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहा हूं। देखो पहला टेंडेंसी हम क्या बोले, तो जब भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो यहां दो प्रकार का टेंडेंसी डेवलप होगा। पहला टेंडेंसी में क्या होगा कि जो मेटल रॉड का एटम है ना वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जंप करेगा आयन के फॉर्म में। ठीक है, और जब ये जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस रॉड में, जिसके कारण ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड हो जाएगा क्या, नेगेटिव। यही बात हम यहां पे लिखे हुए हैं। दूसरा टेंडेंसी क्या डेवलप हो सकता है बच्चों, दूसरा टेंडेंसी ये डेवलप होगा कि जो मेटल आयन है, जो आपका क्या है मेटल आयन, मेटल आयन फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, from salt solution will accept the electron, will accept the क्या electron, metal ion from salt solution will accept the electron and get deposited इन इलेक्ट्रोड, और वो कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि अब सोचो ना, मेटल आयन अगर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट कर रहा है और मेटल होता है पॉजिटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रोड में जाकर के डिपॉजिट हुआ है, इसके कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जो होगा, इलेक्ट्रोड विल बिकम positively charged and salt solution will become negatively charged, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यही दो टेंडेंसी डेवलप होगा। अब एक टाइम आएगा जब वहां पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम देयर विल बी सेपरेशन, देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्ज, और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज कहां कहां पे होगा बच्चों, इलेक्ट्रोड, देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहां पे एक चार्ज का सेपरेशन होगा इलेक्ट्रोड और सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, and a potential will be developed, and a potential will be developed across electrode। ठीक है, this potential is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चे इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब वो अगर आप इस डेफिनेशन को समझते हो ना तो आपको रटने का कोई जरूरत नहीं होगा। हम सिंपली आपको क्या याद रखना है कि यदि किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो दो टेंडेंसी डेवलप होगा, रॉड से मेटल एटम आयन के रूप में सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा, इस वजह से रॉड हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जब वो आयन में जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन को रॉड में छोड़ देगा, जिसके कारण रॉड होगा नेगेटिव और सॉल्ट सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव। दूसरा टेंडेंसी ये डेवलप होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले से मेटल का आयन है
वो रॉड में डिपॉजिट करना शुरू करे, जिसके कारण मेटल रॉड हो जाएगा पॉजिटिव और सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव। इक्विलिब्रियम के समय पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होगा चार्ज का सेपरेशन और वहां पे डेवलप होगा पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम और आप किस नाम से बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर था सेक्शन सी का। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ही हुआ होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे भले सैंपल पेपर में आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, बट एक क्वेश्चन पूछने का संभावना और है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। क्या बोला, ध्यान दीजिए। डेपिसिएट यानी आपको यहां पे बनाना है द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज। तो आपको एक गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन दिया हुआ है और इसका आपको क्या लिखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है। इसका क्या लिखना है? रिप्रेजेंटेशन। यानी सेल रिएक्शन लिख करके आपको क्या लिखना, सेल रिएक्शन दे करके आपसे उसका रिप्रेजेंटेशन पूछा है। देखिए रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना बाबू लोग, ये काफी आसान होता है। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन का बात करें, एकदम प्यार से बात को समझना, कोई धक्का मुक्की नहीं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कोई भी सेल का, ठीक है, कोई भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं एनोड हाफ सेल। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? एनोड हाफ सेल। बीच में हम लोग ऐसे डबल लाइन देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं कैथोड हाफ सेल। अब तुम मेरे से सवाल करोगे कि सर यहां हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो बाबू अगर आप पिछला लेक्चर देखे होगे ना और ये सवाल करोगे, तब तो ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। अगर हम एनोड और कैथोड का बात करें तो एकदम आराम से बातों को समझिए। ये रिएक्शन में देखो Ca, अगर बात करोगे Ca किस में बदला है? Ca2+, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। Ag+ जो है वो किस में बदल रहा है? Ag में, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। तो अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आपको एनोड और कैथोड पहचानना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं एनोड और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं कैथोड। यानी यहां पे एनोड के जैसा कौन बिहेव करेगा? कैल्शियम। और कैथोड के जैसा कौन बिहेव करेगा? Ag+। अब यहां पे कुछ नहीं है ना, मतलब ये सॉलिड होगा, ये तुम्हारा एक्वस फेज में होगा, ये वापस से सॉलिड होगा और ये क्या होगा? एक्वस फेज। तो जो सॉलिड होगा वो होगा इलेक्ट्रोड। और एनोड का भी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? पहले इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोड कौन हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोड होगा तुम्हारा Cu। फिर हम लोग एक प्यारा सा एक लाइन देंगे, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे इसका आयन, सॉरी Ca, ठीक है, फिर हम लोग एक लाइन दे करके इसका आयन लिखेंगे यानी Ca2+। फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज दोगे, फिर हम लोग कैथोड को लिखेंगे। कैथोड कौन है जी? कैथोड है Ag+, ठीक है। तो कैथोड को राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करता है और एक्सट्रीम राइट में हम लोग पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोड को, तो Ag सॉलिड, फिर यहां पे हो जाएगा Ag+। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब तुम लोग क्या करना ना, इसमें यह भी मेंशन कर देना कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये एनोड हाफ सेल, हमें कैसे पता चला कि ये एनोड हाफ सेल है? कैल्शियम में हो रखा है ऑक्सीडेशन और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड ही कहते हैं। और ये वाला पार्ट हमें कैसे पता चल रहा है कि ये तुम्हारा कैथोड है? क्योंकि Ag का हो रखा है रिडक्शन, तो जहां रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड हाफ सेल।
और बीच में ये जो डबल लाइन है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहां पे हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए। हम लोग ये समझ लिए कि एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं, और सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है, यही हमसे सवाल पूछा गया है। देखो लास्ट जब क्लास हम लोग किए थे तो वहां पे हम आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताए थे। यहां पे आपसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूछा है, आपसे बोला है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हम लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बाबू एक आध दो डिफरेंस, दो तीन डिफरेंस हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको टेबल बना करके करते हैं। यहां पे हम लोग लिख लेंगे लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड, ठीक है, और यहां पे होगा एक्टिनॉइड। चलो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लैंथेनॉइड के ऊपर में। अगर हम लैंथेनॉइड के ऊपर में बात करें जी, ठीक है, तो लैंथेनॉइड जो है वो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? तो ये तुम्हारा सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो पहला डिफरेंस यही लिख सकते हैं, इट इज ऑफ सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये तुम्हारा सेवेंथ पीरियड का है, इट इज ऑफ सेवेंथ पीरियड। ये तुम्हारा सिक्स पीरियड का है और ये क्या है तुम्हारा सेवेंथ पीरियड का। दोनों का ग्रुप नंबर सेम होता है, दोनों का ग्रुप नंबर 3 ही होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक और डिफरेंस तुम एटॉमिक नंबर का बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये भी बोल सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफरेंस बता सकते हो। लैंथेनॉइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में एंटर करता है, जबकि यहां का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में एंटर करेगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन कौन सा सबसेल? 4f सबसेल। क्या बात है सर, इसका डिफरेंस क्या बोलोगे सेकेंड पॉइंट में? लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन कौन सा सबसेल बच्चा? 5f सबसेल। आराम से देखते जाइए। तीसरा डिफरेंस का अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर का बात कर सकते हैं। लैंथेनॉइड में अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करें, एटॉमिक नंबर, तो देखो ये कहां से कहां वेरी करेगा, तो बातों को समझिए। 55s ब्लॉक में ही आता है, 56, 57, ठीक है, 57 डी में रहता है, 58 से ये स्टार्ट करता है और यहां से 14 एलिमेंट काउंट कर लो, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो 58 से लेकर के 71 तक ये वैरी करता है। और इसका अगर एटॉमिक नंबर का बात करोगे, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर में तुम बोल ये सकते हो कि ये कहां से कहां वैरी करेगा। तो ये वैरी करता है 90 से स्टार्ट होता है और 14 एलिमेंट गिन लो तो 103 तक जाएगा। यहां पे लैंथेनॉइड में जो भी एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, एक आध को छोड़ करके। ठीक है, जबकि एक्टिनॉइड में जितने भी एलिमेंट है सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, यहां के लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, एक आध एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, जबकि एक्टिनॉइड के जितने भी एलिमेंट है सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। हालांकि शॉर्ट आंसर वाला ही है ये, तो 3 डिफरेंस तुम्हारे लिए काफी होगा मार्क्स मिलने के लिए। ठीक है, तुम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख सकते हो। ठीक है, लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा जी? 4f 1 से लेकर के 14 तक, 5d 0 से लेकर के 1 तक,
6s कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5f 1 से लेकर के 14 तक। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, थोरियम के f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहां पे बोलोगे 6d 0 से लेकर के कहां तक 1 तक, और 7s यहां पे क्या होगा 2। इसमें भी तुम्हारा एक थोरियम के d में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तुम्हारा एक्सेप्शन है जो कि है थोरियम, ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में। उम्मीद है इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो, राइट यूजिंग आईयूपीएससी नॉर्म्स राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे आप लोग को आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है, और कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिसमें आप लोग को बोर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ना पूछा हो। यहां पे भी मॉडल पेपर में भी है, और ये बात याद रखना कि आपका जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो 100% आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम पहला कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम का बात करें, हम इधर लिख रहे हैं, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, CO NH3 होल 5, ठीक है, NO2 और यहां पे है Cl2। अब देखो सिंपल सॉल्ट के जैसा हम लोग इसका भी नेमिंग करते हैं। पहले केटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, ये होगा केटाइनिक और ये होगा एनाइनिक। तो पहले लिखेंगे केटाइनिक पार्ट का, फिर लिखेंगे एनाइनिक पार्ट का। केटाइनिक पार्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। अच्छा, केटाइनिक पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेमिंग में पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का, फिर नाम लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। अब यहां पे तुम देखोगे लिगेंड एक से अधिक है, तो हम लोग लिगेंड जब एक से अधिक होता है ना, तब हम लोग उसका नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। NH3 का नाम है एमीन और NO2 का नाम है नाइट्रिटो N, क्योंकि यहां पे डोनर एटम N है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 5 NH3 है तो बोलेंगे पेंटा एमीन। और ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ लिगेंड बताने के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए ए से कर रहे हैं पेंटा, फिर लिखोगे एमीन, ठीक है। फिर यहां पे नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन। अब बाद में लास्ट में सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा कोबाल्ट, और सेंट्रल एटम के बगल में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं जो हम लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पे है काउंटर आयन Cl2। काउंटर आयन का कभी भी नंबर नहीं लिखा जाता है, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम कैसे निकालोगे, नहीं पता है, X मान लेना। लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है, और सभी बच्चे को यह पता होना चाहिए कि NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 प्लस NO2 एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ठीक है। NO2 जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो इसके वजह से यहां पे बोलोगे -1, ठीक है। और यहां पे अगर Cl का बात करोगे वो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, एक के ऊपर में -1, दो के ऊपर में -2, मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज 0 लिख लेंगे। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कोई धक्का मुक्की नहीं, आंसर आएगा +3, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे 3। ये तुम्हारा पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दूसरा स्लाइड में ही लिख लेते हैं, CrNH3 होल 4 Cl2Cl। उम्मीद है अब तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि नाम कैसे लिखना है। क्या है जी, CrNH3 होल 5 Cl, और बाहर में कितना क्लोरीन था देखो जरा, बाहर में है तुम्हारा एक ही क्लोरीन, ठीक है। NH3 होल 4 होगा तब, हाँ NH3 होल 4, ठीक है, जस्ट अ मिनट। NH3 होल 4 Cl, और बाहर में क्या है तुम्हारा Cl2, और यहां पे है Cl। अब फिर से जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करते हैं
तो पहला वाला पार्ट केटाइनिक और दूसरा एनाइनिक। केटाइनिक में कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नेमिंग करेंगे और उसमें पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड यहाँ पे NH3 एमीन और Cl- यानी क्लोरिडो। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के लास्ट में O लगता है, तो यहाँ पे Cl- होता है। ये एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 4 NH3 है तो लिखोगे टेट्राएमीन। ठीक है, फिर लिखोगे डाइक्लोरिडो। क्या बात है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अब यहां पे सेंट्रल एटम क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में लिखेंगे। अब जब Cl लिगेंड के जैसा एक्ट करता है तो लिखते हैं क्लोरिडो, और Cl जब काउंटर आयन के जैसा एक्ट करेगा तो लिखोगे नॉर्मल क्लोराइड, क्लोराइड लिखते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से हम लोग निकालते हैं, चलो। नहीं पता है तो क्या मान लोगे जी, x। NH3 का 0, एक Cl का -1 तो 2 का -2, फिर बाहर में भी है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो यहां पे वापस से 3 लिख लोगे, ये इसका नाम हो जाएगा। लास्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नाम देखो क्या है, FeH2O होल 6 2+। ठीक है, अब यहां पे है क्या, FeH2O। ठीक है, क्या आ रहा है, हट जाओ भाई। ठीक है, FeH2O होल 6 और इसके ऊपर में आएगा 2 का प्लस। ठीक है, अब बातों को समझिए। अगर हम यहां पे बात करें तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या को, तो पहले लिखेंगे हम लोग H2O, यानी लिगेंड का नाम लिखेंगे, और H2O का जो नाम होता है वो यूज करते हैं एक्वा, तो 6 है तो लिखोगे हेक्सा एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। Fe के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे आयरन, और अगर ये एनाइनिक पार्ट में होता ना, या फिर इसके ऊपर में माइनस चार्ज होता तो आयरन नहीं लिखते, फिर फेरेट लिखते। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग में दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, हम अलग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बस आप लोग को अगर दिक्कत है तो बस आप लोग बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिनोल को Br2 के साथ रिएक्शन कराया, ध्यान रखना यहाँ पे ये एक्वस, यानी यहाँ पे पानी का प्रेजेंस है। किसका प्रेजेंस है सर, पानी का। ठीक है, तो जब हम लोग फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्या होता है उस केस में, जो तुम्हारा Br है वो एक साथ दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करता है, ये प्रोडक्ट बनेगा आपको। अब ये है तुम्हारा 1 डिग्री एसिड अमाइड, इसको जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, यानी रिड्यूस कराया जाता है, तो ये 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है, यानी ये बदल जाएगा CH3CH2NH2 में। ठीक है, ये भी तुम्हारा एसिड अमाइड है, इसको Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इस केस में भी क्या होता है, तो यहां पे भी अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, और होता क्या है कि ये C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा हट जाएगा, तो पहले उसको हटा दो, और जिस कार्बन से वो ग्रुप हटा हुआ था उसी कार्बन पे एक NH2 जोड़ देना, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन का ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पे कुछ कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, काफी मजेदार है, देखना ध्यान से। पहला कन्वर्जन बोला है इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में बदलना। अगर बाबू लोग तुमको कन्वर्जन करना है ना, तो पहले जो दिया हुआ है और जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिख लो। तो हमें क्या करना है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड यानी इसका बात हो रहा है, और प्रोपेनोइक एसिड यानी इसका बात हो रहा है।
3 कार्बन CH3 CH2 COOH, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। यह है इथाइल क्लोराइड, इसको प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हुआ है। कार्बन इंक्रीज करने का तरीका क्या क्या है? या तो आप उसको Cn माइनस, मतलब वहां पे Cn माइनस का जो एडिशन करा दो, या फिर आपको क्या करना होगा, ऊर्ज रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या कराना पड़ सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना पड़ सकता है। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप कार्बन का नंबर को बढ़ा सकते हो। अगर अल्काइल क्लोराइड में अगर कार्बन का नंबर बढ़ाना है ना और इसको एसिड में भी बदलना है तो सिंपली यहाँ Cn को जोड़ दो। तो देखो इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग ये जो अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, KCN के साथ कराओगे, ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। एक मिनट भाई, क्या हो गया, चलो इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं KCN के साथ। तो जैसे इसको KCN के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां पे Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो इसको जाकर के करेगा अटैक, और यहां पे प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहां पे जुड़ जाएगा Cn। अब यह है नाइट्राइल, ठीक है। अब नाइट्राइल को अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है ना, तो इसको 2 बार हाइड्रेशन कराओगे। इसको पहला बार वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो एक बॉन्ड यहां पे 2 बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और इस कार्बन को मिल जाएगा ऑक्सीजन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसको मिलेगा 2 हाइड्रोजन, यानी ये एसिड अमाइड में बदलेगा। फिर इस एसिड अमाइड को वापस से जब तुम पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहां से ये हट जाएगा और उसके जगह में जुड़ेगा OH, और इसको मिल जाएगा एक हाइड्रोजन, और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा OH, प्लस में यहां से क्या बाहर निकलेगा सर, NH3 बाहर निकलेगा। ये हो गया, ये था पहला कन्वर्जन। यानी कार्बन का नंबर हमको बढ़ाना था, इसीलिए इसको पहले हम लोग नाइट्राइल में बदलते हैं, यानी साइनाइड में, फिर साइनाइड को 2 बार हाइड्रेशन कराते हैं, तो वो किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये तरीका है। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन को आपको पारा नाइट्रोफिनोल में बदलना है। क्लोरोबेंजीन को किसमें बदलना है, पारा नाइट्रोफिनोल में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, देखो अगर हम क्लोरोबेंजीन का बात करें, तो क्लोरोबेंजीन हम लोग किसको कहेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर हम Cl जोड़ दे तो इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको बदलना है पारा नाइट्रोफिनोल, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर में यहां पे हो जाएगा Cl, ठीक है, पारा नाइट्रोफिनोल है ना, सॉरी क्लोरोबेंजीन है ना, इसको बदलना है पारा नाइट्रोफिनोल, यानी पारा नाइट्रोफिनोल हम लोग इसको कहेंगे। बेंजीन रिंग है, यहां पे क्या होना चाहिए, OH, और इसके पारा पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर तुम बनाना चाहते हो, तो इस क्लोरोबेंजीन को तुमको फिनोल में बदलना होगा, और क्लोरोबेंजीन को फिनोल में बदलने का बहुत ही मजेदार तरीका है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस से तुम इसको फिनोल में बदलोगे, और फिनोल में बदलने के लिए इसको रिएक्शन कराएंगे फ्यूम्स ऑफ NaOH के साथ। फ्यूम्स ऑफ NaOH यानी फ्यूम का मतलब होता है वेपर। तो जैसे क्लोरोबेंजीन को फ्यूम्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ये बदलेगा तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड में, ठीक है। फर्दर तुम इसको क्या करा देना, हाइड्रेशन कराना, तो ये तुम्हारा बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा फिनोल में, ठीक है। और इस फिनोल में अगर तुमको नाइट्रेशन कराना है, तो इसको रिएक्शन करा देना डाइल्यूटेड HNO3 के साथ, और प्रेजेंस रख लेना डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ।
कॉन्सेंट्रेटेड मत रखना। तो यहां दो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार ये जुड़ेगा ऑर्थो पे, ठीक है, और एक बार जुड़ेगा ये कहां पे, पारा पे, ठीक है। तो फिनोल को अगर नाइट्रेशन कराओगे तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलता है, तो अभी हमको बनाना था पारा नाइट्रोफिनोल, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन को किसमें बदल सकते हैं, पारा नाइट्रोफिनोल में बदल सकते हैं। देखो नाइट्रेशन कराओगे ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, क्योंकि कन्वर्जन में हमको यही बनाना था, तो आप यही प्रोडक्ट लिख लेना, काम हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। लास्ट यहां पे कन्वर्जन का क्वेश्चन क्या था, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 ब्रोमोप्रोपेन का बात करें तो 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी इसका बात हो रहा है, 3 कार्बन का चेन होगा और पहला पोजीशन पे होगा Br। इसको 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है, यानी ब्रोमीन का पोजीशन को चेंज करना है। काफी आसान तरीका है, आराम से बन जाएगा। तुम पहले क्या करो, ये अल्काइल हैलाइड को एल्कीन में बदल दो। तो इस अल्काइल हैलाइड को एल्कीन में बदलने के लिए क्या कराओगे, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देना। बात समझ गए, जैसे तुम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ये जो है ये बदल जाएगा किसमें, आपका एल्कीन में। अब इस एल्कीन को तुम नॉर्मल HBr के साथ रिएक्शन कराना, तो यहां होगा मार्कोव-निकोव एडिशन और Br वहां जाकर के जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। अब आप चेक कर लो, 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदला है या नहीं बदला है, बदल गया है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं, तुम सिंपली क्या करना ना, पहले जो आपको दिया हुआ है और जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखना, और उसके बाद सोचना कि कैसे हम उसको बना सकते हैं, आराम से कन्वर्जन भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको IUPAC नेमिंग करना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहले IUPAC नेमिंग से पहले तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो C6H5 यानी ये बेंजीन रिंग का बात, फिनाइल रिंग का बात कर रहा है, इस प्रकार से। इस पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, CH, ब्रैकेट में है OH यानी यहीं पे होगा OH, और इसके बगल में है CH3। अब देखो ये जो ओपन चेन है इस पे है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जहां पे भी IUPAC नेमिंग में हम लोग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, यानी ये आएगा प्रेफरेंस में, नंबरिंग यहां से होगा। अब चेन के बाहर में नंबरिंग किया है, यानी हम लोग इसी को नंबरिंग करेंगे 1 और यहां पे आ जाएगा 2। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे ये बेंजीन रिंग है, इसका तो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, इसका नाम होता है फिनाइल, तो इसको बोलोगे 1 फिनाइल। कितना कार्बन का चेन है, 2, तो लिखोगे दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो लिखोगे एन, और एल्कोहल है तो लिखोगे ओल, तो इसका नाम होगा 1 फिनाइल इथेनॉल। ये तुम्हारा पहला कंपाउंड का नाम होगा। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड का। अब सेकंड का ना थोड़ा स्ट्रक्चर भी पेचीदा लगेगा, ध्यान देना। MClCH2, M यहां पे मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, M यहां पे मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो C6H4 यानी यहां पे भी तुम्हारा बेंजीन रिंग का बात हो रहा है, और वहां पे इस प्रकार का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो ग्रुप ये है CH2C। अब इसके साथ 3 CH3 है, ठीक है। हम ना नेक्स्ट स्लाइड में ही बना करके दिखाते हैं, या फिर यहां पे करते हैं। देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, देखो CH2, इसके साथ है C, और इस C के साथ 3 CH3, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, ये हो गया। फिर मेटा पोजीशन पे है CH2Cl, मेटा पोजीशन पे है क्या, CH2Cl, ये है, ठीक है। अब इसका नाम आपको लिखने बोला है।
अब तुम ना यहाँ पे मेन जो चेन है उसको बेंजीन को मान करके चलोगे। अब देखो ब्रांच का भी यहां पे ब्रांच हो चुका है, तो इसका भी तुम आईयूपीएसी नेमिंग कर देना 1 2 3। इसको बोलोगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर क्लोरोमीथे हाँ क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो। नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग कहां से कर लेंगे, नंबरिंग दोनों में से कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 और यहां पे क्या आ जाएगा 6। देखो नंबरिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, लोएस्ट लोकेंट देने का कोशिश करते हैं, तो चाहे आप यहां से नंबरिंग करो या यहां से करो बात बराबर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl और CH2, ठीक है। तो इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो यहां से बोलोगे 3 मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल दो, 3 क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, उम, 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 इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना लो वापस से। चलो अब देखो यहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, Cl और CH2, तो इसको क्लोरोमिथाइल बोल दो क्योंकि अल्काइल ग्रुप ही ट्रीट कर लो। तो 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। अब जब ब्रांच का भी ब्रांच हो जाए तो इसको भी आईयूपीए से नेमिंग कर दो, 1 2 और यहां पे 3। अब देखो इसका नाम कैसे बोलोगे, 3। अब ब्रैकेट दो यहां पे, ठीक है। तो 3 2 डाई मिथाइल, क्योंकि यहां पे दो दो मिथाइल ग्रुप है। फिर लिखोगे प्रोपाइल। अब ब्रांचिंग का हो गया। अब ये जो तुम्हारा है 6 कार्बन वाला, तो बेंजीन के लिए कोई यहां पे नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं, वर्ड रूट यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग बेंजीन नाम लिखेंगे, बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल 3 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट का स्ट्रक्चर तुम्हारा इस तरह से होगा, देखो यहां पे हम CH3 ये होगा। आगे अगर देखोगे तो फिर है C, तो हम लिख लेते हैं C, ब्रैकेट में Cl, तो यहां पे लिख लेंगे Cl। फिर से ब्रैकेट में देखो C2H5 था, तो हम C2H5 इसी के साथ जोड़ेंगे। C2H5 यानी ये इसका बात कर रहा है, CH2CH3 का बात कर रहा है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो फिर है आपका CH2 फिर CH3, CH2 फिर क्या है आपका CH3, ये है। अब यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अगर बात करोगे तो यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग उधर से करना जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिले, ऊपर या नीचे कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में थर्ड ही पोजीशन आएगा, 3 4 5। दो ब्रांच है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, फिर आ जाएगा 3 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है, 5, तो लिख लोगे पेंट, फिर लिखोगे ANE, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन डी में एंटर करने वाले हैं। अ 10% सॉल्यूशन बाई मास कहने का मतलब क्या है, ये वेट बाई वेट दिया हुआ है, ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, साफ साफ तुमको समझ में आ रहा है, यहां पे पढ़ो क्या बोल रहा है, ठीक है।
कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने बोल रहा है, यानी हमसे टीएफ निकलवाना चाह रहा है। और दिया क्या है, हमें दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस सॉल्यूशन का बात हो रहा है वहां पे वेट ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो होगा 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, बी मतलब ग्लूकोज, और बी से हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा 100 ग्राम। तो यहां से तुम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी इजीली निकाल सकते हो। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा, तो होगा 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। अब देखो, ये जहां 10% सुक्रोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए दिया था ताकि आप यहां से केफ निकाल सको, बट हम हमेशा आप लोग को बताते हैं कि प्योर वाटर का केफ और केबी का वैल्यू याद रखने के लिए, चूंकि यहां पे सॉल्वेंट के तौर पे वाटर है, तो जो केफ का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, 1.86। तो हमें सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। अब अगर तुमको टीएफ निकालना है तो याद कर लो, टीएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, टीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है आपका टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ में डेल्टा टीएफ को माइनस करोगे, टी नॉट एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां पे टी नॉट एफ का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 273.15। तो देखो, अगर हमें टीएफ निकालना है तो पहले हमें डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा टीएफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे केएफ इंटू एम। एक और फॉर्मूला होता है आई के एफ इंटू एम, जहां पे आई वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां पे हम लोग आई को यूज नहीं करेंगे। क्यों आई को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूशन के अंदर में एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता है। अब यहां से अगर हम डेल्टा टीएफ का बात करें जी, तो केएफ का वैल्यू 1.86, मोलालिटी का वैल्यू कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हो जाएगा 90। ठीक है, यहां से जीरो और जीरो तो हो जाएगा साफ साफ कैंसल, जीरो और जीरो यहां से हो जाएगा कैंसल, और डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो ये आएगा 1.86, 10 और 10 100, यानी ये हो जाएगा 186 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9, ये आ रहा है। ठीक है, अब तुम ना इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, 186। यहां पे अगर बात करोगे तो 8 9 जा 72, 9 8 जा 72 यही होगा। ठीक है, यहां पे 2 जाएगा, कैरी 7 रहेगा। ठीक है, 9 1 जा 9 और 7 यानी 162 आएगा। ये कितने बार में कैंसिल होगा, एक बार में, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मेरे पास में कैलकुलेटर यहाँ पे होना चाहिए था। देखते हैं है क्या अपने पास में कैलकुलेटर। है क्या कैलकुलेटर, है, चलो देखो भाई, खुल जाओ। किसको किसको करना था हमें, 186 डिवाइडेड बाई 162 ना, 186 डिवाइडेड बाई 162, तो 1.15, बहुत अच्छे। ठीक है, 1.15, ये तुम्हारा डेल्टा टीएफ का वैल्यू मिल गया। अब हम आराम से टीएफ निकाल सकते हैं, टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ का वैल्यू है 273.15 लेने बोला है, और टीएफ का वैल्यू है 1.15। ठीक है, 1515 ये उड़ जाएगा तो 273 ही बचेगा, यानी इसका आंसर आएगा 272, और यूनिट लिख लेना केल्विन, ये आ जाएगा। काफी आसान सा सवाल था। इसी तरह से आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिया है ना, तो एलिवेशन एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और हर तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को पीवाईक्यू वाला सीरीज में करा देंगे, तो बने रहना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे जो क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है, बोला है कैलकुलेट सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। एक सेल दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना है, ईएमएफ यानी ई सेल भी निकालना है और डेल्टा जी नॉट भी निकालना है।
काफी मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जेड एन सॉलिड, फिर एक लाइन दे करके जेड एन टू प्लस दिया हुआ है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, फिर दिया हुआ है सी डी टू प्लस और सी डी टू प्लस, और यहाँ पे एक लाइन दे करके सी डी दिया हुआ है। अब देखो इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो 0.0004। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, और अगर हम सी डी टू प्लस का बात करें तो वो दिया है 0.2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर -1, ये लिखा जा सकता है। अब इस रिएक्शन से तुम पहले जो भी सेल है, इस रिप्रेजेंटेशन से तुम लोग इसका रिएक्शन लिख लो। ये एनोड है तो एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, यानी Zn सॉलिड जो है ये ऑक्सीडाइज करके बदलेगा Zn2 प्लस में, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये होगा रिडक्शन, क्योंकि ये कैथोड हाफ सेल है, Cd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में बदलेगा, Cd सॉलिड में। अब रिएक्शन ऐड करने का तरीका हम क्या सिखाए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कर दीजिएगा यहाँ पे कैंसल, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहां से होगा ये Zn सॉलिड जो है प्लस Cd2 प्लस, ये किस में बदलेगा बच्चों, ये बदलेगा Zn2 प्लस प्लस Cd सॉलिड में, हाँ या ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। अब अगर तुमको ईएमएफ निकालना है तो ई नॉट सेल चाहिए, और ई नॉट सेल निकालने के लिए देखो एनोड और कैथोड का ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ होगा, यहाँ पे एनोड और कैथोड का ई नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, देखो दिया हुआ है। अब ये है तुम्हारा कैथोड का, ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है। तो जब दोनों का रिडक्शन होता है, हम लास्ट क्लास में ही बता दिए थे रिडक्शन कैसे पहचानना है, दोनों का रिडक्शन होता है तो ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -0.403, तो यहां पे लिखोगे -0.403 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.763, यहां पे आ जाएगा -0.763। अब इसको सॉल्व करो, -0.403 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.763। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 0.763 यहाँ पे आएगा 0.403, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3, यानी 0.36 आएगा प्लस में 0.36। ये तुम्हारा ई नॉट सेल निकला। अब फाइनली तुम ईएमएफ निकाल सकते हो, और ई सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन के द्वारा, वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉग, ऊपर में रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अब ई नॉट सेल का वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो 0.36, यही निकला था ना। ठीक है, आगे अगर बात करोगे 0.059 को जिंदगी आसान बनाने के लिए 0.6 बोल दो, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन्ड या ट्रांसफर्ड। नेट सेल रिएक्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन के जगह में लिखोगे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साइड है सीडी सॉलिड, सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, Zn2 प्लस इसका कंसंट्रेशन होगा, दिया हुआ है 4 इंटू 10 का पावर -4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू 10 का पावर -4। अच्छा, यहाँ पे पावर भी दिया जाता है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है, बट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो अगर पावर देना भूल भी जाओगे तो सही हो जाएगा, बट कहीं पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होगा तो वो ध्यान रखिएगा, उससे भी तुमको कभी घुमा करके सवाल पूछ सकता है। अब रिएक्टेंट का अगर बात करोगे तो रिएक्टेंट के साइड वापस से देखो, यहाँ पे है Zn सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन 1, Cd2 प्लस का कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10 का पावर -1। ठीक है, अब ये मत कहना सर 0.2 दिया हुआ था उसी को हम बदल दिए, और ये मत कहना 0.0004 दिया हुआ था उसी को हम बदले हैं। ये यहां से कटेगा 10 का पावर -3 बचेगा, ये कटेगा 2 बचेगा। अब यहां से कुछ लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी है, वो तो गांव का बच्चा बच्चा को पता होता है, ये कटेगा 0.03 बचेगा 0.03। अब यहां से अगर तुम बात करोगे तो ये तुम्हारा बचा क्या है, लॉग 2 इंटू 10 का पावर -3, ये लॉग a इंटू बी के फॉर्म में है, तो इसको लॉग a प्लस लॉग b कह सकते हो, तो यहां आ जाएगा 0.36 माइनस 0.03
इसको तुम log a यानी log 2, ठीक है, log 2, और log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, यानी आप लॉग में 0.30 कर लो, और log 10 का पावर -3 का वैल्यू हो जाएगा -3, तो यहाँ पे -3 ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम माइनस कर लोगे तो आएगा 0.36 माइनस 0.03, 0.3 में अगर हम 3 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.7, तो इनटू में माइनस में आएगा 2.7, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 0.36 प्लस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते ही जाओ, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 7 8, और टोटल क्या जगह डेसिमल देना होगा 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.087। अब 0.36 में इसको तुम माइनस कर लो, 0.36 माइनस 0.087 के, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं प्लस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 और 6 कितना हो जाएगा 2 10 14, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी तुम्हारा इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0.447 वोल्ट, ये आ जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो ये ई सेल का हो गया, तो पहला तुमको मिल गया ईएमएफ, यही किसका वैल्यू है ईएमएफ का। अब तुमसे एक और चीज बोला है, क्या बोला था क्वेश्चन में देखो तो, डेल्टा जी बोला है, तो डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा माइनस ऑफ एन एफ ई, ठीक है, माइनस एन, एन का वैल्यू होगा 2, एफ का वैल्यू होता है 96500, और ई का वैल्यू तुम निकाले हो 0.447, ठीक है। अब यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका जूल में, आंसर किस में आएगा जूल में। वापस से हम लोग अपना कैलकुलेटर बाबा का सहारा लेकर के इसको हम कर ही देते हैं कैलकुलेट, तुम लोग के ऊपर में हमको रत्ती भर का भरोसा नहीं है कि तुम लोग करोगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, क्या हो गया भाई, अरे भाई इसको पहले हटा दो, खुल जा भाई, ठीक है, 2 इंटू 96500 इंटू 0.447, तो ये आ रहा है तुम्हारा कितना 8627, ठीक है, तो कितना आ रहा है 86271 जूल। इसी को किलो जूल में अगर तुम बात करोगे तो 86.271 किलो जूल होगा, जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ किसे कहते हैं हमसे ये पूछा है, तो हाफ लाइफ किसको कहते हैं, किसी भी एक रिएक्शन का 50% खत्म होने के लिए जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड, हाफ लाइफ किसको कहा जाता है, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of the reaction is known as half life, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हाफ लाइफ। तो 50% रिएक्शन को खत्म होने के लिए जो समय का जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। अब यहां से अगर बोला जाए तो क्या बोला है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चूंकि ये सेक्शन डी का है ना, इसीलिए तुमको इसको पूरा तरह से प्रूफ ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हाफ लाइफ अगर तुमको निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ
फॉर जीरो ऑर्डर। अगर हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना है तो पहले एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, T इज इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट हो जाएगा और T इज इक्वल टू टी हाफ पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट बाई टू। अब इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन है AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस क्या है केटी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन है। इस केटी को इधर भेज दो तो आ जाएगा केटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी। टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए नॉट माइनस एटी बाई क्या आ रहा है के। अब देखो एटी मतलब जिस टाइम पे, मतलब जो तुम टाइम निकालना चाह रहे हो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसी को हम लोग एटी कहेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो अगर हम T को T हाफ मान ले तो AT का वैल्यू जो होगा वो होगा ए नॉट बाई टू। इस बेसिस पे तुम चेक करो, तुमको मिलने वाला है आंसर। तो यहां से T हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, माइनस AT के जगह में ए नॉट बाई टू और यहाँ पे K। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा टू ए नॉट माइनस ए नॉट और ये K यहाँ पे आ जाएगा। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड तुम्हारा निकल करके आ रहा है वो आ रहा है ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। तो सिर्फ फॉर्मूला लिख करके मत छोड़ना जी, क्योंकि ये 5 नंबर वाला है ना, तो आपसे पूरा डेरिवेशन ढूंढेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। हमको हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का भी बोला है, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या होता है T लॉग ए नॉट बाई क्या होगा 80। या फिर 2.303 अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ln के फॉर्म में भी इसको कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाई टी ln ए नॉट बाई 80। अब वापस से T इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई के ln ए नॉट बाई 80, ठीक है। अब T को अगर तुम T हाफ मान लोगे तो 1 बाई के एस इट इज रहेगा। ln इनिशियल पे तो कोई नहीं होगा बट 80 का वैल्यू ए नॉट बाई क्या हो जाएगा 2। इसको भी अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो यहां से T हाफ का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1 बाई के, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ए नोट कटेगा यानी ln 2। तो यहां से जो T हाफ का वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ का वैल्यू आ रहा है ln 2 बाई के, ln 2 बाई क्या आ रहा है के आ रहा है, ठीक है। अब इसी को ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ln 2 का वैल्यू होता है 0.693, तो ये T हाफ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या फिर ln 2 का जो वैल्यू है इसको ऐसे लिख सकते हो 2.303 log 2 बाई के, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो तीनों में से आप कोई भी आंसर दे दो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट बोला है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrH2O होल 6 3+। तो इसका जियोमेट्री कैसे निकालोगे, ठीक है। हालांकि ना ये बहुत, जियोमेट्री अगर तुमसे पूछा है तो जो ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जियोमेट्री जो है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ये पूछ सकता था कि कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम यहाँ सारा बता देते हैं। तो कैसे तुम इसको यूज करके क्या क्या बता सकते हो, तो पहले लिखो ये CrH2O होल 6 और यहाँ पे आएगा 3+। अब अगर हम क्रोमियम का बात करें तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3, यानी क्रोमियम +3 स्टेट में होगा। और क्रोमियम +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्रोमियम +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा तुम्हारा आर्गन 4s0 3d3, क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हो जाएगा 4s0 3d3, ठीक है। अब H2O भले वीक लिगेंड है बट कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है, जो D है ये हो जाएगा तुम्हारा 3D, ये हो जाएगा तुम्हारा 4s और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 4p। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब
तुमको 6 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कौन कौन सा मिल रहा है, डी का 2 मिल रहा है, एस का 1 यूज कर सकते हो और पी का 3 यूज कर सकते हो, यानी ये यूज कर लेना। तो यहां पे अगर तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो आएगा ये D2sp3, ये D2sp3। इसको हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जियोमेट्री का। तो जियोमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला का हमेशा फिक्स होता है। इसका जो जियोमेट्री होगा ना वो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम देखे होगे 3 था, देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे था। तो n का वैल्यू 3 ले लो और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 यानी रूट अंडर 15 और यूनिट लिख लोगे bm, बोर्स मैग्नेटोन। तो ये इसका जियोमेट्री हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा, यहां से कुछ भी पूछ सकता है जनरली ना, ये भले क्वेश्चन में यहाँ पे जियोमेट्री पूछ लिया बट चांसेस जियोमेट्री का नहीं होता है, यही पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछता है और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे D2sp3, और हमेशा अंदर में अगर यूज करना है ना तो 2 ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक रहा खाली तो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उस केस में एस का 1 यूज करोगे, पी का 3 और सबसे बाहर वाला डी का 2 यूज करते हैं। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आता है sp3d2 और उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये सीखे होंगे, बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोला है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। तो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमें क्या बोल रहा है, बोला है 3 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में क्या है ना कि पहले तुम देखो वर्ड रूट, ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। एन बोला है मतलब सबके बीच सिंगल बॉन्ड, 2 ओल बोला है मतलब सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, 4 इथॉक्सी यानी 1 2 3 4, तो यहां पे होगा OCH3, सॉरी इथऑक्सी बोला है ना, तो ऑक्सीजन और C2H5 होगा। अब हाइड्रोजन देने की बारी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, तो ये आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है 3 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन 2 ओल, ठीक है। तो फिर से पेंट यानी कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो लिख लो ना 5 कार्बन। एन मतलब सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, 2 ओल यानी फिर से सेकंड पोजीशन पे OH होगा, ठीक है। 3 फिनाइल यानी बेंजीन रिंग 1 होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। फिर बोला है 3 पोजीशन पे मिथाइल भी बोल रहा है, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दो। अब हाइड्रोजन दो, ये एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 देना, ये 3 बनाया है, एक ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, 2 बनाया है, 2 देना, 1 बनाया है, 3 देना, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मेटाक्रेसोल का स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, देखो फिनोल ले लो और इसके साथ अगर CH3 जोड़ दोगे ना तो इसी को बोलते हैं क्रेसोल। अगर ये CH3 यहां हुआ तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल, अगर यहां हुआ इसको मेटा पोजीशन बोलते थे इसलिए मेटाक्रेसोल, अगर ये CH3 यहां होता तो इसको बोलते हैं पाराक्रेसोल, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का यूपीएससी नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फिनोल चाहिए और इसके दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा, दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 ग्रुप, इसी को अपने लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। लास्ट है तुम्हारा ग्लिसरॉल, इसका यूपीएससी नेम होता है इथेन 1,2,3 ट्राइओल, यानी पहला कार्बन पे OH, दूसरा कार्बन पे OH और तीसरा कार्बन पे OH, इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसका तुम कॉमन नेम भी याद, सॉरी यूपीएससी नेम याद रखना, इथेन 1,2,3 ट्राइओल ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तुमको शॉर्ट नोट्स लिखना है, सेंडमेयर्स रिएक्शन
कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस और गिब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ट्राई करना इसको लिखने का तुम लोग, ये तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ये काफी आसान क्वेश्चन है। सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग क्यूप्रस हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और उस केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अराइल हेलाइड। हम बस रिएक्शन लिख देते हैं सेंडमेयर्स का। सेंडमेयर्स रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है, सेंडमेयर्स रिएक्शन इसको कहा जाता है। ये रहा मेरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-, इसको क्यूप्रस हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी Cu2X2 के साथ। तो इस केस में क्या होगा, सिंपली जो डाइजोनियम ग्रुप हटेगा और उसके जगह में जुड़ेगा हेलोजन। ये X2 के प्लेस में आइदर Cl2 हो सकता है या फिर Br2 हो सकता है। ये सेंडमेयर्स रिएक्शन था। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, यहां हायर अल्केन मिलता है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ठीक है, इसको जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पे हायर अल्केन मिलेगा। क्या मिलता है, हायर अल्केन। और गिब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस किसको कहते हैं, तो इससे आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है, इसके लिए चाहिए तुमको थैलिमाइड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड। इस थैलिमाइड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, या तो KOH लोगे या फिर NaOH लोगे। इसको रिएक्शन कराओगे अल्काइल हैलाइड के साथ और प्रेजेंस रखोगे जल ही जीवन है। यहां से हेलोजन हटेगा और उसके जगह में जुड़ जाएगा NH2 और जो थैलिमाइड वाला ग्रुप था उसमें ये बच जाएगा C डबल बॉन्ड O, O- K+, और अगर NaOH लिए हो तो Na+ होगा। यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, O- K+, और NaOH लिए हो तो बनेगा Na+, ठीक है। ये आ जाएगा, बात क्लियर हो रहा है, ठीक, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का जो मॉडल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है वो पूरा तरह से होता है समाप्त। इसके बाद हम सॉल्यूशन चैप्टर से एक एक करके PYQ वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो आप लोग बने रहना। जैक का PYQ सीरीज अलग चलेगा, जेई के लिए अलग चलेगा, नीट के लिए अलग चलेगा और CBSE बोर्ड के लिए अलग चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ जैक का ही कंटेंट मिलेगा। क्योंकि मैं झारखंड से ही हूं तो जैक बोर्ड के बारे में थोड़ा पता है, इसी वजह से आप लोग को हेल्प करने के लिए जैक बोर्ड के लिए अलग से सीरीज बना दिया जा रहा है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम लोग इसी के आगे मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।